Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट पोएम डिस्कस करने वाली हूँ, सी ऑफ द सनशाइन। इससे पहले मैंने आपके साथ इंग्लिश 6 सेमेस्टर के जितने भी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की कोई भी प्लेलिस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए वो आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब इंग्लिश के एग्ज़ाम के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, देन देयर इज़ नो नीड टू कंप्लीट होल सिलेबस। आप शॉर्ट ट्रिक से अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर कर बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर्स में स्किप करने के लिए बोला था, स्पोर्टिंग स्पिरिट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, और पोएम में से मैंने आपको स्किप करने के लिए बोला था टेलीविजन। इंग्लिश में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो आपको कंप्लीट सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चैप्टर्स करोगे उसी को ही बार बार कर कर आप अच्छे से तैयार कर लो ताकि आपके अच्छे नंबर आए। और जो भी मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ वो 100% करवा रही हूँ, तो उसमें से अगर कुछ भी आएगा आप इजीली लिख पाओगे। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम अपना जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा कर सकते हैं। वीडियो के बाद आपके सारे चैप्टर्स एंड पोएम्स कंप्लीट है। आप इन वीडियोज़ के नोट्स बना लो या फिर इन वीडियोज़ को ही बार बार देख लो। आपको जो है 5 to 6 वीडियोज़ के अंदर ईजिली सारा कुछ लर्न हो जाएगा। उसके बाद मैं 2 या 3 दिन में आपका ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट कर दूंगी। इसमें यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में सिर्फ 3 ही टॉपिक है। एक आपका प्रीसी राइटिंग है जिसको आप समरी कहते हो, कोई एक पैरा दिया होगा और उस पैरा को शॉर्ट में लिखना होगा, कोई इंपॉर्टेंट लाइंस लिखनी होंगी। देन उसके बाद आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, एंड थर्ड टॉपिक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स इट। आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और जो भी अगर कोई गलती है मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। वन मोर थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जो है ना 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। सारी वीडियोस जो है अभी आप लोगों ने देखनी स्टार्ट कर दी हैं, तो क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, कुछ डाउट्स भी हैं, कुछ कन्फ्यूजन भी है बच्चों को। तो इतने सारे कमेंट्स एक टाइम पर रिप्लाई करना, देन वीडियोस भी बनानी होती है, एडिट भी, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो सारे सब्जेक्ट्स मैं खुद ही अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको कुछ भी पूछना है या आपकी कोई भी क्वेरी है, एक तो आप यूट्यूब पे कमेंट करते हो, साथ ही साथ इंस्टा पे भी आप फॉलो करके वहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि इन केस अगर मैं यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं कर सकी तो मैं इंस्टा पे कर दूंगी। एंड इंस्टा पे एक चीज़ और बेनिफिट है आपको कि यूट्यूब पे तो आप कोई पिक्चर सेंड नहीं कर सकते हो ना, उसमें आप जैसे कोई क्वेश्चन पेपर है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी वर्ड में है, तो यूट्यूब पे तो आपको पूरा लिख के करना पड़ता है। तो इंस्टाग्राम में आप क्या ये कर सकते हो कि वहाँ पर आप पिक्चर शेयर करके भी अपना कोई डाउट पूछ सकते हो। तो आप ये एक चीज़ इतना ज़रूर किया करो कि जो भी आपकी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पर लिखते हो यूट्यूब पे, उसी को कॉपी पेस्ट करके मेरे को इंस्टा पे भी कर दिया करो। तो ये थोड़ा सा अगर आप हल्का सा एफर्ट डालोगे तो मेरे लिए काफ़ी ठीक होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे की क्वेरी जो है वो छूट जाए। मुझे पता है एग्ज़ाम टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मतलब आप लोग अपना डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो। आई होप आप मेरी सिचुएशन समझ रहे होगे, क्योंकि इतना सारा काम है, इतनी वीडियोज़ हैं, फिर कोचिंग का भी काम होता है। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट करोगे तो उसके लिए मैं पहले ही थैंक यू बोलती हूँ आपको कि आप प्लीज़ एक यूट्यूब पर भी कमेंट किया करो, उसी को कॉपी पेस्ट करके इंस्टा पर भी, जहाँ मेरे को दिखेगा, जहाँ पर मैं, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स कई बार यूट्यूब पर आए थे वो नीचे नीचे चले जाते हैं, या इंस्टा पे भी अगर बहुत ज़्यादा ही कई बार कमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे तो वो भी नीचे नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। तो आप दोनों जगह कर दिया करो सेफर साइड के लिए, तो जहाँ पे भी दिखेगा मैं रिप्लाई कर दिया करूँगी। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। जो मैंने आपको लास्ट पोएम करवाई थी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इसमें से एक स्टेंजा जो था वो गलती से मेरे से रह गया था। थैंक यू सो मच खुशी कि आपने मुझे ये चीज़ बताई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर मैंने स्किप कर दी वो मेरे लिए भी नुकसान है, आपके लिए भी है। तो इसीलिए आप मुझे मैसेजेस दोनों जगह जो है कर दिया करो सेफर साइड के लिए। सो यहाँ पर जो आपका ये स्टेंजा है ये आपका बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ वाला जो था उसका स्टेंजा है। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ जो सी ऑफ द सनशाइन वाली पोएम है वो स्टार्ट कर दूंगी। और रेदर ही पास्ड अस द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, फॉर ओनली गुसामर माई गाउन माई टिपेट ओनली ट्यूले। सबसे पहले आपने रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखना है, जो सेम आप हर स्टेंजा में लिख रहे थे। उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। द पोएट टेक्स द सेटिंग सन एज अ सिंबल ऑफ मैन्स लाइफ ऑन दिस अर्थ कमिंग टू एन एंड। पर सेटिंग सन यानी डूबते हुआ सूरज जो है उसको मैन की लाइफ से कंपेयर किया है, एक इंसान की ज़िंदगी से। जैसे ही एक सन डूब जाता है उसके बाद अंधेरा हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर बोला गया कि इंसान की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है एक टाइम पर आकर। सन इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स सेटिंग इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ। तो सन जो है एक ज़िंदगी का प्रतीक है, एक लाइफ का प्रतीक है, और जो आपका सेटिंग सन है यानी डूबता हुआ सूरज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेथ को। एंड द सन सेट्स देयर इज़ अ डार्कनेस एंड चिल ऑल अराउंड। जब सूरज डूबता है तो हर जगह जो है अंधेरा हो जाता है और एकदम ठंडा
और नम पड़ जाती है हर चीज़। When man dies, he is set into darkness grave with only a thin coffin on his body। ऐसे एक इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसको जो है दफना दिया जाता है कब्र में। पोएट इक्वेट्स डेथ विद अ चिली नाइट। तो यहाँ पर जो मृत्यु है उसको कंपेयर किया गया है एक ठंडी रात से, यानी कि सर्द वाली रात से जहाँ पर सब कुछ नम पड़ा है, सब कुछ रुक चुका है और हर जगह अंधेरा है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पोएम, सी ऑफ द सनशाइन। फर्स्ट stanza, bouncers and bumpers and beamers have whizzed around my ribs and my head. I have faced the first men and the seamers who flourish on bowls shining red। सबसे पहले आपने लिखना है reference to the context। These lines have been taken from the poem Sea of the Sunshine written by Imogen Grossberg। In this poem, the poet humorously described the danger a batsman is exposed to while batting in a game of क्रिकेट। तो ये जो लाइंस है ये सी ऑफ द सनशाइन पोएम से ली गई हैं, जिसको किसने लिखा है? इमोजन ग्रॉसबर्ग ने। इस पोएम में जो पोएट है वो एक फ़नी वे में ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो बैट्समैन है वो क्या डेंजर्स को फेस करते हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं। देन उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट as a batsman he has faced bouncers, bumpers and beamers। These different kinds of fast deliveries went whizzing close to his head and ribs। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि जब भी वो खेलते हैं क्रिकेट तो अलग अलग तरीके की जो बॉल्स हैं वो उन्हें डाली जाती हैं, जैसे कि बाउंसर डाली जाती है, बम्पर, बीमर, और जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फास्ट डिलीवरी बॉल्स हैं वो हमेशा या तो उनके हेड के पास से जाके गुजरती है या उनके रिब्स के पास से। पोएट सेज दैट ही हैज़ फेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ बॉलर्स वाइल बैटिंग। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो उन्होंने हर तरीके के जो बॉलर्स हैं उनको फेस किया है। ही हैज़ फेस्ड फास्ट बॉलर्स एज वेल एज सीमर्स। तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स के साथ भी खेला है, जो थोड़ा धीरे बॉल डालते हैं उनके साथ भी। तो हर एक तरीके के जो बॉलर्स हैं उनको फेस किया है। द सक्सेस ऑफ दिस बॉलर्स डिपेंडेंट वेरी मच ऑन द ग्लॉसी रेड सर्फेस ऑफ द बॉल। अब बॉलर जो है वो किस चीज़ पे निर्भर होते हैं कि बॉल कितनी शाइनी है, और उसी तरीके से जो बॉल है वो उसको डालते हैं और उस चीज़ में वो सक्सेस होते हैं कि अगर वो तेज़ डालना चाहते हैं, स्लो डालना चाहते हैं। द ग्लॉसी शाइन ऑफ द बॉल एडेड टू इट्स स्पीड। और जो ग्लॉसी शाइन होती है उस बॉल की स्पीड को बढ़ा देती है। एंड द बॉल बिकम वेरी मच डेंजरस टू फेस। और उसके बाद जो बॉल है वो बहुत ही खतरनाक होती है, वो जो बैट्समैन होते हैं उसके फेस पे भी लग सकती है। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा, द स्लिप्स लाइक सम वल्चर्स हैव क्लस्टर्ड एंड सिली मिड ऑफ होवर्ड नियर। आई वो दैट आई वुड नॉट गेट फ्लस्टर्ड बाय बॉल्स फ्लैशिंग क्लोज टू माई ईयर। सबसे पहले आपने लिखना है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपका पूरी पोएम में सेम ही रहेगा, सेम लाइंस आपने लिखनी है। देन उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी एक्सप्लेनेशन। पोएट सेज दैट while he took his position at his batting crease to bat, the fielders standing in different slip positions clustered very close to him। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जब भी बैट करने के लिए जो बैट्समैन है वो क्रीज पे खड़ता है, अपनी पोजीशन लेता है, तो जितने भी फील्डर्स होते हैं वो उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा क्लोज पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं, ताकि जैसे ही बैट को बॉल टच करे तो वहाँ पर वो उसको कैच कर ले। दे लुक्ड लाइक वल्चर्स रेडी टू पॉन्स अपॉन द बॉल एज सून एज इट कम ऑफ हिज बैट। तो वो लोग वल्चर की तरह, वल्चर यहाँ पर जो बर्ड होता है, गिद्ध होता है, जैसे कि अपनी नज़र गड़ाए रखता है, तो वैसे ही वो फील्डर्स अपनी नज़र जो है बॉल पे रखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर बॉल आएगी वो उसको कैच कर लेंगे। वन स्टैंडिंग एट सिली मिड ऑफ केप्ट कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। सिली मिड ऑफ पर जो भी फील्डर होते हैं वो उसके और क्लोज आते रहते हैं बैट्समैन के। द पोएट सेज दैट ही वो टू हिमसेल्फ दैट ही वुड नॉट गेट नर्वस और कन्फ्यूज्ड बाय द बॉल्स दैट वर फ्लैशिंग क्लोज टू हिज ईयर्स। अब यहाँ पर बोला गया कि बैट्समैन यानी कि यहाँ पे जो पोएट है वो अपने आप से जो है प्रॉमिस करता है कि जो भी बॉल उनके पास आ रही है इतनी फास्ट, वो उससे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे वो बॉल उनके कान के पास से जाए, हेड के पास से जाए, वो बिल्कुल भी इस सिचुएशन में नर्वस नहीं होंगे। और थर्ड स्टैंजा, दिस फास्ट bowling's really a menace. I have been hit on elbow and wrist. I wish that I would taken up tennis or swimming or snooker or whist।
सबसे पहले आपने लिखना है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, देन उसके बाद आपकी आएगी एक्सप्लेनेशन। द पोइट सेज दैट द फास्ट बॉलिंग इज़ रियली अ डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो बैट्समैन फास्ट बॉल फेस करते हैं वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। ही हैज़ बीन हिट मैनी टाइम, बहुत बार वो बॉल जो है उन्हें लगती भी है, कई बार एल्बो पे लगती है, रिस्ट पे लगती है। नाउ ही फील्स दैट ही शुड नॉट हैव स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम। अब उन्हें ऐसा महसूस होने लग गया या फील होने लगता है कि काश उन्होंने ये गेम जो है करियर नहीं चूज़ की होती और कोई गेम जो है वो शायद खेलते। ही विशेस दैट ही शुड हैव टेकन अप सम अदर गेम्स, कि कोई और गेम जो थी वो शायद ले सकते थे, जैसे कि टेनिस, स्विमिंग, स्नूकर और विस्ट। इन सच गेम्स देयर वुड नेवर हैव बीन एनी चांस ऑफ बीइंग हिट और इंजर्ड। इन गेम्स के अंदर कभी भी किसी इंसान को चोट लगने की संभावना या हिट होने की किसी चीज़ से संभावना बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट स्टैंजा, द बॉल हैज़ बीन स्वर्विंग एंड स्विंगिंग and frequently beating my bat, the bowler's voice in my ears ringing with strident appeals of how's that। सबसे पहले आपने लिखना है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, देन उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है एक्सप्लेनेशन। Talking as a batsman, the poet says that fast coming ball sweevers and swings आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। यहाँ पर पोएट जो है एज अ बैट्समैन ये कहते हैं कि जब बहुत फास्ट बॉल उन्हें डाली जाती है और वो ग्राउंड को टच करती है तो उसके बाद वो और ज़्यादा स्विंग होती है, किस डायरेक्शन में बॉल जाएगी उसका कुछ पता नहीं होता है। फ्रीक्वेंटली इट टर्न्स अवे फ्रॉम हिज बैट एंड ही फेल्स टू हिट द बॉल। और वो इतना ज़्यादा ट्विस्ट और स्विंग होती है कि पता ही नहीं लगता कि बॉल किस तरफ गई है, और जो बैट्समैन है वो फेल हो जाते हैं बॉल को हिट करने में। समटाइम द बॉल हिट्स हिज पैड और बैट, जो बॉल है वो बैट्समैन के पैड या फिर विकेट्स को टच कर जाती है। देन द बॉलर गिव्स आउट अ लाउड एंड डिटर्मिन्ड अपील। के बाद जो बॉलर होते हैं वो बहुत ही तेज आवाज में चिल्ला के बोलते हैं या पूछते हैं एम्पायर से हाउस दैट, कैसा रहा। इट्स एन एक्सक्लेमेशन इन क्रिकेट एंड टू टेल द एम्पायर दैट यू थिंक द अदर्स टीम बैट्समैन इज आउट, क्या आपको लगता है कि दूसरी टीम का जो बैट्समैन है वो आउट हो चुका है। और पोएट सेज दैट सच शाउट ऑफ द बॉलर कीप्स रिंगिंग इन हिज ईयर। और पोएट कहते हैं बार बार ये जो आवाज़ है बॉलर की कि हाउस दैट, क्या वो बैट्समैन आउट हुआ है, ये बार बार उनके कानों में ये आवाज़ जो है वो गूंजती रहती है, उनको डर लगता है कि कब वो आउट हो जाएंगे। द नेक्स्ट स्टैंजा, but now my long vigil is ending and the spinners are up to their tricks and any loose balls I am intending dispatching for 4 और for 6। पहले आपने लिखना है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, देन उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। द पोएट हेयर डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस अगेंस्ट द स्पिनर। यहाँ पर पोएट जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो बताते हैं कि कैसा रहता है उनका जब वो स्पिनर को फेस करते हैं। ही सेज दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पेल ऑफ फास्ट बॉलर्स ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विद हिज बैटिंग। इतने टाइम से जब वो फास्ट बॉलर्स को फेस करते हैं तो जब स्पिनर आता है तो उसको उन्हें बहुत ध्यान से केयरफुली जो है खेलना पड़ता है। आफ्टर देयर स्पेल एंड्स द स्पिनर्स आर बॉट इन। जब फास्ट बॉलर्स सब खत्म हो जाते हैं तो एंड में स्पिनर्स को रखा जाता है और स्पिनर्स जो हैं हर तरीके की ट्रिक अपनाते हैं बॉल के साथ। दे ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स विद द बॉल बट नाउ एट लीस्ट देयर इज़ नो डेंजर ऑफ बीइंग हिट विद द बॉल। बट अब कोई खतरा नहीं होता बैट्समैन को कि उन्हें जो है बॉल टच करेगी या उन्हें हिट करेगी। ही कीप्स प्लेइंग केयरफुली, वो बहुत आराम से जो है खेलते हैं। इंटेंट्स टू हिट ओनली लूज बॉल्स, तो वो उसी को ही हिट करते हैं जो लूज बॉल्स होती हैं। ही वॉन्ट्स टू हिट देम हार्ड फॉर अ 4 और 6, तो वो 4 और 6 के लिए जो है अब पूरे रेडी होते हैं कि वो उसी बॉल को हिट करेंगे जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें 4 या 6 जो है नंबर मिल सकते हैं। नाउ द लास्ट स्टैंजा फ्रॉम this poem, this off-spinning ball I am sweeping away its balloon into space, square leg has the ball in safe keeping, I would much rather bat against pace। सबसे पहले आपने लिखना है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, देन उसके बाद आपकी आएगी एक्सप्लेनेशन। द पोएट हेयर डिस्क्राइब हाउ ही फील्स वाइल फेसिंग वन ऑफ द स्पिनर। तो यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से वो फील करते हैं जब वो एक स्पिनर की बॉल को जो है हिट करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। समटाइम देयर कम्स ऑफ स्पिनिंग बॉल, कई बार ऑफ स्पिनिंग बॉल्स भी उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। ही ट्राइज टू स्वीप इट अवे, तो कई बार वो है कोशिश करते हैं उसको बॉल को धकेल के जो है टच करके जस्ट एक हिट करने की। बट सडनली द
बॉल गोज़ अप इनटू द एयर लाइक अ बलून। तो यहाँ पर जब वो हिट करते हैं बॉल को तो वो बलून की तरह जो है हवा में चली जाती है और जो भी फील्डर स्क्वायर लेग पर खड़े होते हैं वो बॉल को पकड़ लेते हैं और इस तरीके से बैट्समैन जो है वो आउट हो जाता है। नाउ ही थिंक्स दैट ही वुड रेदर बैट अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स देन स्पिनर्स। तो यहाँ पे पोइट सोचता है कि काश वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट ही खेलता, स्पिनर्स के अगेंस्ट ना खेलता, क्योंकि स्पिनर जो है काफ़ी ट्रिकी बॉल होती है जो कि आपको हिट तो नहीं करती है बट वो बॉल समझ नहीं आती। इनफैक्ट द पोइट रिमेन्स नर्वस ऑल द टाइम वेदर ही इज़ फेसिंग अ फास्ट बॉलर और अ स्पिनर। तो यहाँ पे पोइट कहता है आखिर में कि चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो वो हमेशा ही नर्वस रहता है क्योंकि उसको डर रहता है किस टाइम जो है वो आउट हो जाएगा। लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। सो क्वेश्चन नंबर 1, how does the speaker regard the other players in the field? The speaker regards other players as vultures। कि यहाँ पर जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो एकदम बर्ड की तरह नज़र गड़ाए खड़े रहते हैं vultures की तरह कि कब बॉल आए वो उसे कैच कर लें। Vulture eat the flesh of animals that are already dead। तो vultures यहाँ पर कभी भी किसी एनिमल को मार के नहीं खाते हैं, ऑलरेडी जो डेड होते हैं एनिमल्स, डेड बॉडीज होती हैं उनको खाते हैं। The speaker is so scared of the fast bowlers that he thinks of himself are already dead। तो स्पीकर कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा डरे होते हैं यहाँ पर फास्ट बॉलर से और फील्डर से कि वो अपने आप को एज अ डेड बॉडी ही समझना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से जो वो नज़रें गड़ाए वहाँ पे वल्चर्स जो हैं उनके आसपास खड़े हुए हैं उनकी बॉल को कैच करने के लिए। द फील्डर्स हु आर सराउंडिंग हिम एट द स्लिप्स सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ अपीयर टू बी हिम एज वल्चर। तो ये सारे पोजिशंस होते हैं जहाँ पर फील्डर्स खड़े होते हैं। दे आर रेडी टू पॉन्स अपॉन द बॉल एज सून एज इट कम्स ऑफ हिज बैट। तो वो सब जो है बॉल को पकड़ने के लिए खड़े हैं कि जैसे ही बॉल बैट को हिट करेगी वो जो बॉल है उसको कैच कर कर बैट्समैन को आउट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्पीकर ब्रिंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? द स्पीकर थिंक्स ऑफ क्रिकेट एज अ डेंजरस गेम। तो यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि क्रिकेट एक बहुत ही खतरनाक गेम है। ही इज़ पर्टिकुलरली स्केयर्ड ऑफ द बाउंसर्स बम्पर्स एंड बीमर्स। कि उन्हें बहुत डर लगता है कि जो भी यहाँ पर बॉलर आते हैं चाहे बाउंसर हो, बम्पर्स हो या बीमर्स हो, द बॉल कम्स विद अ टेरिबल स्पीड एंड कैन ब्रेक वंस रिब्स एंड हेड। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो बॉल होती है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से आती है और उससे किसी का भी हेड जो है और रिब्स जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसमें इंजरी हो सकती है। दिस फास्ट बॉलिंग इज़ रियली अ मीनेंस। तो ये फास्ट बॉलिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ही हिमसेल्फ हैज़ बीन हिट मैनी टाइम ऑन द एल्बो एंड द रिस्ट। वो कहते हैं खुद उनको बहुत बार एल्बो और हिट में जो है बॉल टच हुई है। ही विशेज़ दैट इंस्टेड ऑफ क्रिकेट ही शुड हैव टेकन अप टेनिस, स्विमिंग, स्नूकर और विस्ट। तो वो कहते हैं कि काश उन्होंने क्रिकेट ना लेकर कोई और गेम ली होती, या जैसे कि यहाँ पर टेनिस, स्विमिंग, स्नूकर या विस्ट मेंशन है, देन देयर वुड हैव बीन नो डेंजर ऑफ बीइंग हिट और इंजर्ड। तो कहते हैं तो चांस जो है उनका चोट लगने का या फिर बॉल हिट होने का बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि इन सारी गेम्स में इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट डज द बॉलर स्क्रीम ऑफ हाउस दैट हैव ऑन द स्पीकर? Sometimes the speaker's bat fails to make any contact with the ball। कई बार ऐसा होता है कि जो बॉल है वो बैट्समैन के बैट से टच ही नहीं करती है। The ball then hits the speaker's pad and goes straight into the hand of the wicket keeper। और सीधा ही बॉल जाकर जो है कहाँ पर हिट करती है? बैट्समैन के पैड से, और जाकर वो कहाँ चली जाती है? विकेट कीपर के हाथों में। एट दिस द बॉलर कीप्स अ लाउड शाउट। इस पे बॉलर जो है चिल्लाकर बोलते हैं हाउस दैट। वो एम्पायर से पूछते हैं क्या आपको लगता है कि बैट्समैन जो है वो आउट हो चुका है? द स्पीकर सेज दैट सच शाउट्स ऑफ हाउस दैट कीप रिंगिंग इन हिज एयर। तो यहाँ पे स्पीकर यानी कि जो बैट्समैन है वो बोलते हैं कि ये आवाज़ जो है उनके कानों में बार बार गूंजती है। ही फील्स वेरी नर्वस एंड कन्फ्यूज व्हेन ही हियर सच शाउट। तो बहुत ही नर्वस और कन्फ्यूज हो जाते हैं जब वो ये आवाज़ सुनते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम, why is the speaker's long vigil ending? Vigil means a period of time when one stays awake, especially at night, in order to watch a sick person or to say prayers। तो विजिल एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें एक इंसान जगा रहता है स्पेशली रात के टाइम में किसी सिक पर्सन यानी बीमार पर्सन को देखने के लिए या फिर प्रेयर करने के लिए। विजिल इज़ नॉट समथिंग इन्जॉयबल। तो ये ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जिसमें कोई इन्जॉय करता है। सो इट ऑलवेज अपीयर टू बी लॉन्ग। तो इसीलिए बहुत ही लंबा टाइम पीरियड ये लगता है। हेयर द स्पीकर कॉल्स द स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग अ लॉन्ग विजिल। तो यहाँ पर स्पीकर यानी कि बैट्समैन ने अपने जो ये बैटिंग एक्सपीरियंस है जब वो फास्ट बॉल आ रही है
उस टाइम पीरियड को बोला है कि ये विजिल टाइम पीरियड है, यानी ऐसा टाइम पीरियड जो उन्हें लगता है बहुत ही लंबा है। इट इज़ लॉन्ग बिकॉज इट स्टैंड्स हैवी ऑन हिम। ये लंबा इसलिए लगता है क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही कंफ्यूज और नर्वस होते हैं कि वो आउट ना हो जाए और वो बॉल कहीं उन्हें हिट ना हो जाए। इट इज़ विजाइल बिकॉज ही हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसीलिए क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं कि वो बॉल जो है उसको हिट कर पाएँ और वो बॉल उन्हें ना लगे, उन्हें हार्म ना कर सके। दैट इज़ वाई द स्पीकर थिंक्स ऑफ हिज लॉन्ग विजिल एज अनएंडिंग। इसीलिए वो अपने जो फास्ट बॉलिंग का टाइम पीरियड होता है, जो फेज़ होता है, उसको कंपेयर कर रहे हैं विजिल से, जो बहुत ही लंबा उनको लगता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ही हैव्स अ साइन ऑफ रिलीफ व्हेन द स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग एंड्स एंड द स्पिनर्स आर ब्रॉट इन। तो वो थोड़ा सा राहत का सांस लेते हैं जब फास्ट बॉलर जो होते हैं वो चले जाते हैं, उनकी जगह स्पिनर आते हैं। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट related to this video or your syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.